दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव में भले ही भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन उसका बिहार में खुद का मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब अधूरा होता दिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अभी तक अपना इस्तीफा नहीं सौंपा, जबकि चुनाव बाद उन्हें सोमवार को अपना इस्तीफा सौंप देना था। लेकिन शायद नीतीश कुमार भाजपा की चालों से सावधान हो चुके हैं और वे भाजपा की 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश ने राज्यपाल से मांग की है कि 19 नवंबर को ही बिहार विधानसभा भंग की जाए। मतलब साफ है कि अगर भाजपा ने होशियारी दिखाई, नीतीश कुमार को सीएम घोषित नहीं किया, तो फिर नीतीश कुमार कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। उधर बिहार में एनडीए ने भले ही 202 सीटें हासिल करके जीत का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया हो, लेकिन उसकी जीत पर लगातार गंभीर सवाल या निशान उठ रहे हैं। नतीजे आने के बाद लगातार तीसरे दिन भी पूरा विपक्ष चुनावी फर्जीवाड़े के दावे करते हुए भाजपा, मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथ लेता रहा। कांग्रेस के नेता लगातार संकेत दे रहे हैं कि अब कांग्रेस वोट चोरी और चुनावी फर्जीवाड़े के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई शुरू करने की तैयारी में है। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने ऐलान किया है कि सड़कों पर उतरने और जेलें भरने का वक्त आ चुका है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि वोटों की चोरी नहीं बल्कि डकैती हो रही है, इसे डकैती कहा जाना चाहिए। कांग्रेस के सभी बड़े नेता बिहार में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले रहे हैं। उधर आरोपों का जवाब देने की जगह, जांच कराने की जगह बिहार चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुलेट पर कार्रवाई की धमकी दे डाली, जिस पर सुप्रिया सुलेट ने चुनाव आयोग से कहा है कि यह खोखली धमकियां देने की जगह फर्जीवाड़े की जांच करिए। उन लोगों का पता लगाइए जिन्होंने कई प्रदेशों के बाद अब बिहार में भी वोट डाला। वहीं चुनाव परिणाम जारी होने के बाद तेजस्वी यादव सोमवार को पहली बार हरकत में आए। तेजस्वी ने अपने आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सभी जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक में तेजस्वी को विधायक दल का नेता और विपक्ष का नेता चुना गया। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस में विभाजन का ख्वाब देख रहे पीएम मोदी की बातों को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकवास करार दिया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के बारे में कुछ कहने से पहले मोदी को अपना घर संभालना चाहिए। उधर बीते कुछ समय में दुनिया के कई देशों में जेन जी ने तख्ता पलट कर दिया है। अब दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको में राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ जेन जी का गुस्सा फूट पड़ा। वे एक साथ हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर गए। कुछ महीने पहले कुछ इसी तरह का जो नजारा है वो बांग्लादेश में भी देखने को मिला था। अब खबर आई है कि बांग्लादेश की एक अदालत ने वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। आइए दोस्तों, अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवांग और आप देख रहे हैं राजनीति की बड़ी खबरें। बिहार चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बावजूद भाजपा का खुद का मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब सतर्क दिख रहे हैं। शायद उन्हें इसका संकेत मिल चुका है कि भाजपा अब उनका हाल भी एकनाथ शिंदे की ही तरह करने की तैयारी में है। दरअसल सोमवार को सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करके राजभवन पहुंचे। प्रयास लगाए जा रहे थे कि वे अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि लगभग उसी वक्त ये खबर आ गई थी कि 17 नवंबर को होने वाली भाजपा की विधायक दल की बैठक 19 नवंबर तक टल गई है। शायद ये भी एक बड़े गेम का हिस्सा था कि वहां नीतीश इस्तीफा दें और यहां भाजपा कोई बड़ा खेल खेल दे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई और उन्होंने राज्यपाल से मांग कर दी है कि बिहार विधानसभा 19 नवंबर तक भंग ना की जाए। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा पर खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने का दबाव बना रहे हैं, और यदि 19 नवंबर को होने वाली भाजपा की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सीएम घोषित ना किया गया, तो नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। और नीतीश कुमार क्या बड़े कदम उठाते हैं आप अच्छे से जानते हैं। इधर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने भी साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भाजपा नेता साफ साफ कह रहे हैं कि विधायक ही तय करेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जबकि चुनाव प्रचार के वक्त कहते थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अमित शाह जो है वो चुनाव प्रचार के वक्त उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि वे नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना सकते हैं। और अब जब भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, तो नीतीश कुमार बेहद सतर्क हो चुके हैं। बिहार में चौंकाने वाले चुनावी नतीजे सामने आने के बाद विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं। यह हार गरीबों की हार है जो कि साजिशकर्ताओं की वजह से हुई है। पप्पू ने साफ शब्दों में कहा कि हार के लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार नहीं है। पप्पू का यह बयान गोदी मीडिया के उस एजेंडे को फेल कर देता है जिसमें यह कहा जा रहा था कि पप्पू तेजस्वी की कलह के चलते महागठबंधन को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह के एजेंडे गढ़कर गोदी मीडिया जो है वो वोट चोरी के मुद्दे को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने ताज्जुब जताते हुए कहा कि जिस बिहार में भाजपा के मंत्रियों और प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा था,
भगाया जा रहा था, उसके बावजूद वहां एनडीए की सरकार बन गई। कहीं ना कहीं चुनाव में खेल हुआ है। जाहिर है कि बिहार में 202 सीटें जीतने के साथ ही एनडीए ने बिहार चुनाव में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जेडीयू नंबर 2 पर और आरजेडी नंबर 3 पर। लेकिन आरजेडी कांग्रेस का जो हश्र इस चुनाव में हुआ है, उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी आंधी और तूफान वहां चल रहा था जिसकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस का ये हाल हो गया। बिहार चुनाव के दौरान तमाम ओपिनियन पोल सर्वे तेजस्वी यादव की जबरदस्त लोकप्रियता बता रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजे इसके ठीक उलट आए। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोई असली बात समझ नहीं पा रहा है कि भाजपा जीत कैसे रही है। अगर तेजस्वी यादव हार रहे थे तो उनकी सभाओं में इतनी भीड़ आ कैसे रही थी? क्या वो भीड़ एआई जनरेटेड थी, यानी क्या वो भीड़ एआई से बनाई गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई थी वो भीड़? ये सवाल उद्धव ठाकरे ने पूछा। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां जनता इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दे रही हो वो हार रहे हैं, और जिनके कार्यक्रमों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है वो जीत रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के फर्जीवाड़े का जिक्र करते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा। बिहार चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एक स्वर में चुनाव आयोग पर हमलावर है। एक और जहां कांग्रेस के बड़े नेता इस परिणाम पर सवाल उठा रहे हैं, उधर प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इसे वोटों की डकैती कहा जाना चाहिए। अखिलेश बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चोरी तो छोटे स्तर पर होती है, पर यहां तो पूरे प्रदेश का चुनाव चुराया जा रहा है, ये डकैती है। मैं कांग्रेस वालों से भी कहता हूं कि ये चोरी नहीं, डकैती है, इसे डकैती कहिए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत सवालों के घेरे में है। चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष कई सवालों को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है, जैसे कई प्रदेशों में वोट डालने के बाद कुछ लोगों ने बिहार में कैसे वोट डाल दिए, एसआईआर के जरिए लाखों नाम कैसे हटा दिए गए। अब सोशल मीडिया पर भाजपा के कुछ जीते हुए प्रत्याशियों के जीत के आंकड़े तेजी से वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े आपस में काफी मैच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको किसी ने क्रिएट किया हो, लिखा हो, बनाया गया हो इन आंकड़ों को। जैसे चुनाव में उप मुख्यमंत्री हैं, यानी डिप्टी सीएम जो है दोनों, विजय सिन्हा, उनको 1,22,480 वोट मिले, तो वहीं जो दूसरे डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनको 1,22,408 वोट मिले। मतलब लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट में ही फर्क है, एक में है 0 और एक में है 8 0। इसी तरह भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी नीरज कुमार सिंह को 1,22,491 वोट मिले, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी कृष्णा कुमार ऋषि को 1,22,494, यानी सिर्फ 3 वोटों का फर्क है। अब ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो ज्ञानेश कुमार जाने, चुनाव आयोग जाने, लेकिन ये आंकड़े सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं क्योंकि बहुत मैच कर रहे हैं। ये डिप्टी सीएम के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए रिटायर्ड विंग कमांडर और कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे संख्या कॉपी पेस्ट की गई हो, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों उप मुख्यमंत्री चेहरे हैं। उन्होंने लोगों से सवाल पूछा है कि क्या ये आपको ऑर्गेनिक लगता है, क्या यह सामान्य उतार चढ़ाव जैसा दिखता है, या फिर वही क्रिएटेड रियलिटी है जहां वोटर नहीं बल्कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से नंबर सेट करता है। अनुमा आचार्य ने यह भी लिखा कि अब सीधा, साफ और तेज बोलने का वक्त आ चुका है, पर उससे भी ज्यादा सड़क पर उतरने और जेलें भरने का भी वक्त आ चुका है। यानी कांग्रेस लगातार संकेत दे रही है कि अब जन आंदोलन खड़ा होगा सड़कों पर वोट चोरी के खिलाफ। अब देखना होगा कि कांग्रेस आगे इस मामले में क्या कुछ रणनीतियां बनाती है, क्या कुछ प्लान बनाती है वोट चोरी और चुनावी फर्जीवाड़ों के खिलाफ। दोस्तों, बिहार चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता लगातार वोट चोरी और चुनावी फर्जीवाड़े के आरोप लगा रहे हैं, उससे चुनाव आयोग आरोपों की जांच करने की बजाय अब उन्हें धमकाने पर उतर आया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। इस पर राजनीति गर्मा गई। सुप्रिया सुनेत भड़क उठी और चुनाव आयोग से कहा कि अब अगर कुंभकर्ण की नींद से जाग ही गए हैं तो इसकी जांच करिए कि कैसे कई लोगों ने अन्य प्रदेशों के बाद अब बिहार में भी वोट डाले। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने एक रिपोर्टर का वो वीडियो शेयर किया था जिसमें एक रिपोर्टर है, टीवी मीडिया के रिपोर्टर है, उन्होंने दावा कर रहे थे वो कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर वोट डाले हैं और वे एक जगह पर वोट डालने के बाद जो उंगली पर उनकी स्याही लगी होती है उसको पपीते के पत्ते के रस से मिटा देते हैं। यानी ये बात एक भाजपा कार्यकर्ता ने उस रिपोर्टर को बताई, और वो रिपोर्टर महोदय जो है अपनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। रिपोर्टर ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता उन्हें बता रहे थे कि वो कई जगहों पर वोट डालते हैं और जो स्याही है वो पपीते के पत्ते के रस से मिटा देते हैं। रिपोर्टर का यही वीडियो कांग्रेस के नेता लगातार शेयर कर रहे हैं। अब बिहार चुनाव आयोग ने सुप्रिया सुनेत को चेतावनी देते हुए कहा है कि कृपया उस वोटर का नाम
एपिक नंबर उपलब्ध करवाएं जिसने ऐसा किया है। बिना किसी फैक्ट के यह दावा साबित नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया सुनेत, वो चुनाव आयोग पर भड़क उठी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बिहार चुनाव आयोग से कहा कि ये खोखली धमकियां किसी और को दीजिएगा। वीडियो जिस रिपोर्टर का है उससे जानकारी पूछ लीजिए। शुतुरमुर्ग बने रहने का क्या फायदा है, और अगर कुंभकर्ण की नींद से जाग ही गए हैं तो जरा इन महानुभावों का पता भी लगाइए। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सोमवार को तेजस्वी यादव हरकत में आए। तेजस्वी ने अपने आवास पर आरजेडी के सभी जीते और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुनने के साथ ही नेता विपक्ष भी चुन लिया गया। यानी तेजस्वी यादव अब एक बार फिर से बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष बन गए हैं। खबर यह भी है कि बैठक करीब 4 घंटे चली, जिसमें तेजस्वी ने सभी हारे हुए प्रत्याशियों से हार के कारणों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि आने वाले समय में आरजेडी चुनाव परिणामों को अदालत में भी चैलेंज दे सकती है। साथ ही सड़कों पर बड़े आंदोलन के लिए महागठबंधन के अन्य दलों से राय मशवरा भी करेगी। ये भी अंदरूनी खबरें हैं, ऐसी भी कुछ जानकारियां आ रही हैं। यानी आगे की रणनीति जो है उस पर चर्चा कर ली है आरजेडी ने। कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब देखने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब कांग्रेस में विभाजन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस में एक और बड़ा विभाजन हो सकता है। इस पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी को 2 टूक शब्दों में कहा कि मोदी कांग्रेस में टूट का सपना देख रहे हैं और इस बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं वे एकदम बकवास है। मोदी जी को कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपना घर संभालना चाहिए। आज लगभग 2 साल बीतने के बाद भी भाजपा में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के बीच फूट पड़ी हुई है। कांग्रेस सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की लीडरशिप में पूरी तरह एकजुट है। कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा सभी नेता एनडीए सरकार द्वारा देश के सामने पैदा की गई चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है। सोमवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बहुत बड़ा झटका लगा। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आईसीटी ने उन्हें कुल 5 मामलों में आरोपी बनाया था। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की। वह इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए शेख हसीना ने कहा कि मेरे खिलाफ आया ये फैसला गलत पक्षपाती है, मेरा पक्ष नहीं सुना गया। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया, यानी ऐसी अदालत ने दिया जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। ये गलत है। जाहिर है कि पिछले साल ही बांग्लादेश में जैन जी ने तख्तापलट कर दिया था। देश में मचे भारी बवाल के बीच शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। वे पिछले 15 महीने से भारत में रह रही हैं। अब यह देखना होगा कि भारत सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपती है या नहीं। उधर इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़े स्तर पर बेईमानी हुई थी और शेख हसीना वहां की प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी। उन्हीं शेख हसीना को आज बांग्लादेश की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। उन्होंने आखिर में लिखा कि सावधान। अब ये सावधान किसके लिए लिखा गया है आप अच्छे से समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किसके लिए लिखा गया है सावधान। बांग्लादेश नेपाल के बाद अब दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको में भी जैन जी सड़कों पर उतर आए। जैन जी ने राष्ट्रपति आवास की दीवारें गिरा दी, पुलिस पर हथौड़ों लाठियों से हमला बोल दिया। दरअसल देश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा में मिल रही छूट, सार्वजनिक हत्या और सुरक्षा की कमी के खिलाफ हजारों जैन जी युवाओं ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। जैन जी का गुस्सा तब भड़क गया जब एक मेयर की सार्वजनिक हत्या हो गई। उनकी 1 नवंबर को एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुस्साए जैन जी युवाओं ने राष्ट्रपति आवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़ों, पटाखों, लाठियों और जंजीरों से हमला बोल दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। जानकारी के मुताबिक इस प्रदर्शन में 120 लोग घायल हो गए, जिनमें 100 पुलिस अफसर शामिल हैं। वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इस साल कई देशों में जेन जेड युवा असमानता, लोकतंत्र में गिरावट और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इसी कड़ी में अब मैक्सिको में ये आंदोलन भड़क उठा। मैक्सिको में हाल ही में कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड हुए हैं, जिसने जेन जेड युवाओं में गुस्सा भर दिया था।
राष्ट्रपति शेन बॉम ने आरोप लगाया है कि विपक्ष इस आंदोलन को भड़का रहा है। हालांकि इस हफ्ते कुछ जेनजी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति विसेंट और अरबपति उद्योगपति रिकार्डो ने प्रदर्शन का खुला सपोर्ट किया। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।